चलो रेडी। अच्छा, कल हमने देखा था जो अपना पेपर नंबर 13 है, पेपर नंबर 13 है, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे? हमने देखा था सब्जेक्ट में किस तरीके से अपना जो पेपर है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, है ना। तो अपने 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट कौन सा था अपना? कॉर्पोरेट लॉस, जिसका वेटेज कितने मार्क्स है? 60%, जिसमें से अकेला कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स का है? 40% इसका हो गया। देन आईबीसी कितने का है? 10 मार्क्स का है। और जो अपना लास्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। ये हमने कल देखा था। अच्छा, इसके अलावा हमने सेक्शन बी देखा था, जो अपने क्या गिरा, सेक्शन बी हमने देखा था, वो क्या है? अपने अदर लॉज जो होते हैं वो हैं। तो यहाँ पे देखो, एक जो है कौन सा? सेबी रेगुलेशन, वो सिर्फ कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। सेबी के अलावा जितने भी सारे लॉज है वो सब कितने कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के हैं। और जिसमें हमने ये 2 एक्ट्स देखे थे, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये दोनों कंबाइंड कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के हैं। तो ये अपना पूरा क्या था कि किस तरीके से अपनी बुक सेग्रीगेटेड है। चलो, सबसे पहले ये देख लो कि जो 2 हमें सेक्शन डिवाइड करके दे रखे हैं, इसमें जो अपना फर्स्ट सेक्शन है वो फर्स्ट सेक्शन किसका है? मतलब सेक्शन ए कॉर्पोरेट लॉ, और जो सेक्शन बी है वो कौन सा है? इकोनॉमिक लॉ। दोनों ही लॉज है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लॉ का मतलब क्या होता है। बताओ लॉ क्या है? मीनिंग ऑफ लॉ पूरा सब्जेक्ट क्लियर करके आए हैं। ये तो बोलना मत ये तो नहीं पढ़ा कभी कि लॉ क्या होती है, बस कौन सी लॉज होती है वो पढ़ लिया। रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाते हैं हम? वैसे कम रूल्स हैं क्या मानने के लिए? फ्रॉड ना हो, अच्छा, अन्याय ना हो, ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे जैसे आपके ऊपर रूल लगा दिया जाए कि आप कैमरा से दूर बैठोगे, कैमरा पे चढ़ के नहीं बैठोगे, तो अब ये लॉ है क्या? लॉ है। क्यों? रूल तो है ना, तो लॉ क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सबके अपने अपने हो सकते हैं, अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग अपने खुद के क्या हो सकते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है वो रूल पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो लॉ है वो क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे एप्लीकेबल हो रहा है या पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करें कि लॉ जो है वो क्या होता है और लॉ को बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अगर हम कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो परिधि है। अब जो ये परिधि है इसकी दोनों ग्रुप्स क्लियर हो गए ना? बिल्कुल, हाँ, कंग्रेचुलेट करो। अच्छा, कोई ना कोई तो होगा परिधि के क्लास में या कोई भी ऐसा पर्सन जो जल रहा होगा तुमसे, तुम्हें पता नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। पर ऐसा होता ही है कि अगर आप क्लियर हो जाते हो और सामने वाला, अच्छा कुछ कुछ लोग तो ठीक है खुश होते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि अच्छा किया, हम भी सीखेंगे, हम भी पूछेंगे। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त, मतलब दोस्त तो नहीं कह सकते बट ठीक है हाँ, तो तुम्हें ऐसा खुद को ही फील हो गया होगा अभी कि वो तुमसे बात भी, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया होगा बहुत लोगों ने। क्यों? जबकि वो तुमसे क्लास में बात करते होंगे, सबसे ही करते होंगे, लेकिन तुम्हें देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा और कुछ कुछ लोगों ने तो बिल्कुल, एक होता है ना कि एक डॉट भी नहीं भेजी कि अच्छा तू क्लियर हो गई क्या, ये वो सुन सुना लिया होगा जहाँ से, या सर का स्टेटस देख लिया होगा, जैसा भी है, पर तुमसे बात नहीं करेंगे वो। अब वो गलती से तुम यहाँ पे दिख भी गए ना, वो तुमसे नहीं पूछेंगे, कुछ कुछ लोग पूछ लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पूछेंगे कि तुमने कैसे पढ़ाई की थी, क्योंकि उनके माइंड में क्या है, एक ये चीज़ हो जाती है कि यार ये हमसे आगे निकल गए, हम नहीं निकल पाए। तो कुछ कुछ तो इसी उसमें होता है ना, इतना कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो एक तो वो होता है, और कुछ कुछ जलते रहते हैं। तो अलग अलग टाइप के आपको लोग मिलेंगे। आप फाइनल क्लियर कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल के बैच में भी सब क्लियर हो नहीं हो क्या पता। तो कितने लोग फ्रेंड्स रहते हैं कितने नहीं रहते हैं वो तो आपको आगे जाके अभी पता चलेगा। तो मान लो परिधि के ऐसे भी 1-2 फ्रेंड्स होंगे जो उसको लगता था कि उसके फ्रेंड्स है, पर एक्चुअली उसके फ्रेंड्स नहीं थे। अब परिधि खुश हुई, फाइनल में आई, मस्त पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, लॉ पढ़ रही है कि मस्त लॉ में एग्जामिशन लानी है। उसके वो जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे उनको क्या सोचा कि यार ये कैसे पास हो गई, इसके ऐसे कितनी मतलब कोचिंग में तारीफें हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बदला निकालेंगे इससे।
तो उनको ऐसे पता चला कि परिधि कहाँ रहती है, वो तो पता ही होगा, ठीक है। अब वो परिधि के घर पे आते हैं और घर पे आके वो उस टाइम पे घर पे आते हैं जब उसके घर पे यूजुअली उसके पेरेंट्स या कोई भी अवेलेबल नहीं है, और ऐसे ही बात करके आते हैं कि यार तू बता दे, कैसे एडवाइस कर दे, हम कैसे पढ़ें, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, जो भी है, मतलब दिखावा कर रहे हैं मुंह पे कि हम क्या मांगने आए हैं, परिधि से एडवाइस मांगना है, जबकि एक्चुअली उनका इंटेंशन कुछ और ही है। उन्होंने क्या सोच रखा है, परिधि की चोटी काट देंगे ताकि परिधि को क्लास में जाके एम्बैरेसमेंट हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ उल्टा फुल्टा उन्होंने करने का सोच रखा है। अब क्या हो गया, मान लो कि जैसे वो परिधि की चोटी, एक पर्सन उससे बात कर रहा था, एक पर्सन पीछे से चोटी काटने आ रहा था, तो जैसे ये परिधि की चोटी, जैसे ही वो पर्सन चोटी काटने आ रहा था, मान लो अचानक से लाइट चली गई, ठीक है, लाइट चली गई, और लाइट चली गई तो चोटी काटने के चक्कर में उसके हाथ वाथ पे ऐसे चाकू वाकू या सिजर जो भी वो लाया था वो लग गया, ठीक है। अब उसके बाद तो परिधि चिल्लाने लग गई। अब उसको क्या लगा कि और चिल्लाएगी तो पड़ोसी वड़ोसी सब आ जाएंगे, तो उसने क्या किया, वो कैंची लेके परिधि के पेट में डाल दी ताकि ये चिल्ला नहीं पाए। तो वो डर गया, वो सामने वाला पर्सन, है ना, और ऐसे करके तो या तो उसको मान लो सर पे कुछ मार दिया कि वो बेहोश हो जाए, ऐसे करके मतलब कैसे भी करके उसको नुकसान पहुंचाया ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, चिल्लाएगी तो पड़ोसी आ जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए उसने उसके साथ ऐसे मारपीट कर ली, ठीक है। अब वो तो भाग गए, जो दोनों उसकी फ्रेंड्स आई थी। अब इसके पेरेंट्स आएंगे। अब जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स क्या करेंगे, परिधि को थप्पड़ लगाएंगे, तूने ऐसे फ्रेंड्स बना क्यों रखे बात तो सही है, बना क्यों रखे हैं, चल ठीक है, बना भी रखे हैं तो ठीक है, अब तूने मार खा ली, चोटी वोटी तो कटी गई, हाथ भी कट गया, पेट भी कट गया, अब बैठी रहे कोई ज़रूरत नहीं है जाने की फाइनल में, क्या पता वो फ्रेंड्स भी ऐसे निकल जाए, अगली बार मुंडी काट दे डायरेक्ट, तो हमें नहीं पता कौन सा पर्सन क्या कर सकता है। तो उन्होंने परिधि को छुपा के घर में बिठा दिया। क्या ये चीज़ सही है, उनको ये करना चाहिए था क्या, क्या गलती उसकी है, वो तो बेचारी एडवाइस कर रही थी, हेल्प कर रही थी, तो उनको क्या करना चाहिए, तुम बताओ, अगर तुम पेरेंट्स होते तो तुम क्या करते? अरे पुलिस में जाते ना, सोच रहे हो क्या करते कि तुम भी जाते क्या चोटी काटने उसकी पुलिस में तो जाते, कंप्लेन करते, एफआईआर करते, तो अब तुम लोग पुलिस स्टेशन गए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर आपने ऐसा किसी को हर्ट किया तो आपके ऊपर क्या आ जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस, आपको जेल में डाला जा सकता है, आपके ऊपर केस चलेगा अभी, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑब्वियसली वो अटेम्प्ट टू मर्डर था नहीं पर वो बन गया एक तरीके से। तो अभी इस रीज़न की वजह से हमारे पास में ऑप्शन है कि हम कहाँ जा सकते हैं, पुलिस में और कोर्ट में। मान लो ऐसा कुछ भी बना हुआ नहीं होता कि आपके पास कोई ऐसी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती कि आप कहाँ जा सकते, पुलिस स्टेशन या कोर्ट में जा सकते, तब तुम क्या करते? तब तुम कुछ भी कर सकते थे क्या? तुम भी उसके घर पहुंच जाओगे पेरेंट्स को लेके, तुम भी उसके क्या कर दोगे, हाथ वाथ काट दोगे। तो ऐसे तो करके इस बात बताओ, इतने सारे लोग हैं, हर किसी को कितना गुस्सा आता है। अगर आप हर किसी को परमिशन दे दो कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो लोग जिंदा रहेंगे क्या? महीने के अंदर सब लोगों को ऐसे ही मार देंगे हम। हल्का सा गुस्सा है, किसी ने चिल्लाया, अब तू देख बेटा, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको गोली से उड़ाएंगे या चाकू से मारेंगे। तो इस तरीके की कंट्री में क्या सरवाइव करना पॉसिबल हो पाता? इसीलिए हमने कुछ क्या बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बनाए हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब अगर कोई पर्सन हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो हम ऐसे ही सुन लें या हम उसके अगेंस्ट में एक्शन लें? हमें क्या करना चाहिए उसके अगेंस्ट में? ऑब्वियसली एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेने का तरीका आपका खुद का नहीं हो सकता, जो एक्शन लेने का तरीका रूल्स में लिखा हुआ है वही तो तरीका होगा ना, कि आप अपनी मर्जी से कैसे भी कुछ भी कर लोगे क्या? नहीं। तो बेसिकली क्या हम कह सकते हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि हमारी कंट्री में क्या मेंटेन हो सके, ऑर्डर, पीस, सिक्योरिटी, है या नहीं? क्या हमें ये सब चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए? ऑर्डर, पीस और सिक्योरिटी, हार्मनी कह लो, ये सब चीज़ें हमें चाहिए हमारी सोसाइटी में, ताकि हम कैसे रह सके, एकदम फेयरलेस, हमें कोई डर नहीं हो कि अच्छा किसी को हमारे ऊपर गुस्सा आ गया तो अगली बार वो क्या करेगा, हमें जान से मार देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ कंडीशन माननी पड़ेगी। अच्छा, ये रूल मानना नहीं मानना आपके पास बताओ चॉइस है कि मेरी मर्जी है, मुझे मन हो रहा है तो मैं मानूंगी, मन नहीं हो रहा है तो नहीं मानूंगी? नहीं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसका मतलब ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन मैंडेटरी हैं।
आपको मानने पड़ेंगे और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा कौन? आप खुद बनाओगे क्या? अब मान लो परिधि के साथ ऐसा हो गया, तो अब वो क्या रूल बनाएगी कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उसकी फैमिली में 10 लोग हैं तो मैं 10 के साथ ऐसा करूंगी। अब तो एक के बदले 10 मरेंगे, ये उसका अपना रूल हो गया। तो क्या आप हर पर्सन को पावर दे सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना लो? नहीं। तो ये रूल मेकिंग पावर पर्सन के पास नहीं रहेगी। अच्छा, हम कहाँ पे रहते हैं? एक ऐसी कंट्री में जो क्या है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे गवर्नमेंट होती है, क्या होती है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो अब यहाँ पे हमने अपने लिए ही कुछ क्या सिलेक्ट करे हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या इंटेंशन है कि वो हमारे लिए क्या बनाएंगे? रूल्स, जो कि सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होंगे ना, सबको मानने हैं ना। ऐसा होगा किसी का फेवरेट कोई पर्सन है या फैमिली मेंबर है तो वो नहीं मानेगा? नहीं, सबके ऊपर वो इक्वली एप्लीकेबल होंगे और सबको क्या वो रूल्स मानने होंगे या नहीं मानने होंगे? बिल्कुल मानने होंगे। ठीक है, तो अगर हम लॉ की डेफिनेशन लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं? लॉ मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, लिख सकते हैं क्या? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये बनाने का इंटेंशन क्या है? टू प्रमोट, क्या था? पीस, ऑर्डर, सिक्योरिटी, हार्मनी। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये मानना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ये मानना आपके लिए क्या हो जाएगा? मैंडेटरी। तो इसे हम कहते हैं लॉ। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि लॉ मेकिंग जो पावर है, ये पावर क्या हर पर्सन के पास है क्या? नहीं, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं उनके पास ये पावर है। एक बार इसको लिखो फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? लॉ मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मैंडेटरी, जो कि एप्लीकेबल होंगे ओवर ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी। और क्यों होंगे? बिकॉज दे इंश्योर टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, हार्मनी, लॉ, ऑर्डर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? डेफिनेशन ऑफ लॉ। पर हमें क्या सिर्फ लॉ पढ़नी है या हम क्रिमिनल लॉ पढ़ने आए हैं? हमने जो एग्जाम्पल लिया था, अभी आप FIR करोगे, उसको जेल होएगी, ये सब होगा, तो वो सब तो किस में होगा? क्रिमिनल लॉ में होगा। पर अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आप इतने इन डेप्थ क्रिमिनल और सिविल लॉ पढ़ोगे। हमें कहाँ जाना है काम करने के लिए? कंपनीज में, कॉरपोरेट्स में। तो हमारे सिलेबस में कौन सी लॉ पढ़नी है? हमें कॉरपोरेट लॉ पढ़नी है, जो एक बेसिकली कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो हमें क्रिमिनल या सिविल लॉ एज सच नहीं पढ़नी है। अच्छा, ये तो हो गई लॉ। अब लॉ मेकिंग की पावर मतलब प्रोसेस क्या होगा? लॉ बनती किस तरीके से? अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। जब तक प्रॉब्लम नहीं है, क्या हम उसके लिए रूल निकालें? सब कुछ ठीक है तो हम रूल्स बनाएंगे क्यों? रूल्स कब बनते हैं? जब आपको लगता है कि अच्छा ये रूल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका सबसे पहले तो क्या होगा? क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो। और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हम फाइनल लॉ बनाएं या पहले एक ड्राफ्ट बनाएं? स्टेप 1 क्या होना चाहिए? फाइनल लॉ या फिर ड्राफ्ट? स्टेप 1 आपका होना चाहिए एक ड्राफ्ट बनाओ। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? टेम्पररी, कि आपके माइंड में जो चीज़ें आई, जैसे हम कभी भी कोई आंसर, मान लो मैं कोई आंसर दूँ तो बहुत सारे लोग पहले रफ में लिख कर आते हैं, पेंसिल से लिख के आते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है गलती हो गई तो क्या होगा? पेज फाड़ना पड़ेगा। चलो यहाँ तो आपके पास क्या ऑप्शन है? पेज आप फाड़ दोगे। पर क्या ऐसे गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है
लॉ बना दी, सबको बता दी, फिर उनको कल गलती निकल के आ गई कि नहीं यार ये तो चेंजेस करने हैं, फिर उन्होंने वापस क्या बोला, नहीं नहीं कल वाली लॉ गलत थी, आज वाली लॉ मान लो, तो कितनी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी ऐसे। तो इसीलिए जो आपका प्रोसेस है, क्या आप स्टेप 1 में डायरेक्टली फाइनल बनाओगे या पहले आप ड्राफ्ट बनाओगे, ड्राफ्ट। तो हमेशा जो अपनी स्टार्टिंग होगी ना, वो स्टार्टिंग बिल से होगी। जो ये हम ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बिल। तो ड्राफ्ट बन गया, बिल। अच्छा ये जो बिल है, अब ये बिल जाएगा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में। अच्छा एक बात बताओ, जो लॉ बना रही है, लॉ बनाने की पावर गवर्नमेंट के पास है। भी बनने बात की, गवर्नमेंट कौन सी, सेंट्रल या स्टेट, गवर्नमेंट कौन सी, किसके पास पावर होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों के पास होती है, दोनों के पास, बिकॉज लॉ अलग अलग होती है। कुछ लॉ सेंट्रल एक्ट्स होती हैं, मतलब जो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है, कुछ लॉ स्टेट वाली होती है, मतलब जो कि सिर्फ अपने स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो अगर हम सेंट्रल एक्ट की बात करें तो उसके लिए जो आपका बिल है, वो बिल कहाँ जाएगा, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और बोथ हाउसेज कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जाएगा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से एक है अपना लोकसभा, लोकसभा में जाएगा। और ये बिल को लोकसभा वाले पहले क्या करेंगे, कंसेंट देंगे मेजॉरिटी मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। तो ये नेक्स्ट ये कहाँ पे जा रहा है, राज्यसभा। तो पहले लोकसभा, देन कहाँ गया, राज्यसभा। फिर यहाँ से भी कंसेंट आ गई। अब ये फाइनली कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में। कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में। एंड जो प्रेसिडेंट है वो इसके ऊपर अपनी असेंट देगा, मतलब अप्रूवल, कंसेंट दे दिया। और जैसे ही प्रेसिडेंट की असेंट आ गई, वैसे ही जो अपना बिल था, वो बिल किस में कन्वर्ट हो गया, वो बिल कन्वर्ट हो गया लॉ में, ठीक है। तो बिल, अच्छा ये किसका प्रोसेस है, सेंट्रल वाला। स्टेट वाला होता तो हम क्या चेंजेस करते, सेंट्रल में पहले कहाँ पे गया है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो कि कौन से हैं, लोक और राज्यसभा। फिर कहाँ पे गया है, ये प्रेसिडेंट के पास में। एंड देन फाइनली ये क्या बना है, असेंट के बाद लॉ। अगर स्टेट वाला होता तो कहाँ जाता, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, वो दोनों हाउसेस कंसेंट देते। उसके बाद प्रेसिडेंट की बजाय कहाँ पे जाता, वो गवर्नर। तो जहाँ पे प्रेसिडेंट आ रहा है वहाँ पे कौन आता, गवर्नर। और उसकी कंसेंट आने के बाद वो क्या बन जाती, लॉ बन जाती। तो अपनी सेंट्रल लॉ भी हो सकती है और अपनी स्टेट वाली लॉ भी हो सकती है। तो ये अपना पूरा क्या हो गया, लॉ मेकिंग प्रोसेस। लिख लो। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा लॉ का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया। अब हमें दो अलग अलग टाइप की लॉज पढ़नी है। एक हमें कौन सी लॉ पढ़नी है, कॉरपोरेट लॉ। और एक हमें कौन सी लॉ पढ़नी है, इकोनॉमिक लॉ। तो कॉरपोरेट लॉज और इकोनॉमिक लॉ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कॉरपोरेट के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, कॉरपोरेट और कंपनी सेम होता है, अलग अलग होता है, सेम होता है। बाकी सब लोग क्या कह रहे हैं, सेम, श्योर। अगर ये सेम होता तो फिर हम यहाँ पे कंपनी लॉ लिख देते ना, ग्रुप ऑफ कंपनी।
अगर ये सेम होता तो हमने ऊपर कॉर्पोरेट लॉ क्यों लिखा है, कंपनी लॉ लिखते। और सेम होता तो ये दोनों क्यों आ रहे होते यहाँ पे, आईबीसी क्यों आ रहा होता। आईबीसी तो कंपनी का नहीं है ना, अलग है ये तो। अगर ये कॉर्पोरेट लॉ और मतलब कॉर्पोरेट और कंपनी एकदम सेम होता तो फिर तो हम सब चीज़ें सिर्फ किसकी लिखते, कंपनी की लिखते ना, बाकियों की हमने क्यों लिखी है। अच्छा, तुमने लॉ में कभी कंपनी लॉ पढ़ा होगा, गलती से पढ़ा ही होगा। उसमें एक अपना आता है कंपनी और एक तुमने कहीं कहीं पर वर्ड सुना होगा बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा है, वहां तुमने टाइप्स ऑफ कंपनी में एक पढ़ा होगा स्टैट्यूटरी कंपनी, एक पढ़ा होगा रजिस्टर्ड कंपनी, पढ़ा है? बताओ फिर, जब ये पढ़ा है तो तुम्हें इस क्वेश्चन में कैसे डाउट आ रहा है। ये तो बोलना ही मत, हम तो वो 3 लाइन थी वो याद करके गए थे, बोलना तो तुम यही चाह रहे हो, है ना। चलो अब देखो, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट की, तो कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है। कॉर्पोरेट क्या है, एक वाइडर टर्म है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या है, एक नैरो टर्म है। कॉर्पोरेट क्या है, वाइडर टर्म, और कंपनी क्या है, नैरो टर्म। अच्छा, अब इसको इन डेप्थ समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्या वो अल्टीमेटली बिजनेस में आती है या नहीं आती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बिजनेस में आती है या नहीं आती है। कंपनी की बात कर लो तो कंपनी में हम क्या करते हैं, कंपनी ओपन करके आप क्या करोगे, बिजनेस ही तो करोगे, है ना, प्रॉफिट अर्निंग का ही तो काम करोगे। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी टाइप की एक्टिविटी जहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, या तो आपके गुड्स इन्वॉल्व है, आप गुड्स को सेल कर रहे हो, या गुड्स नहीं है तो क्या इन्वॉल्व है, सर्विसेज इन्वॉल्व है, आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो। और अल्टीमेटली आपका इंटेंशन क्या निकल के आता है, प्रॉफिट अर्निंग। क्या निकल के आता है, प्रॉफिट अर्निंग। तो अगर आप क्या काम कर रहे हो, प्रॉफिट अर्निंग का काम कर रहे हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो आपका बिजनेस एक्टिविटी है जो कि कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कोई चैरिटी वैरिटी करोगे तो बिजनेस में आएगा क्या, चैरिटी वगैरह बिजनेस में नहीं आती है, वो अलग है, तो वो एनजीओ के केस में आ जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, तो ये बताओ मेरे पास बिजनेस करने के अलग अलग ऑप्शंस हैं या नहीं है। मुझे मन में आइडिया आया कि चलो क्या स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो तुम क्या सोचोगे, मतलब क्या एक तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या प्लानिंग करोगे। एग्जैक्टली, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको बिजनेस करना है, तो पहले तो ये सोचोगे कि आपको अकेले बिजनेस करना है या किसी के साथ मिलके बिजनेस करना है। दूसरी बात, पैसा कैसे आएगा, आपके पास खुद के पास पैसा है या आप पैसा किसी से लेने वाले हो इन द फॉर्म ऑफ लोन, या आप किसी को क्या बोलोगे कि तुम पार्टनर बन जाओ। तो ये सारी बातें आप सोचोगे। इसका मतलब अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या चीज़, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के लिए अपने पास अलग अलग टाइप्स, बताओ कौन कौन सी होती हैं। अलग अलग टाइप्स में से कौन कौन सी, सबसे पहले अपन कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या अपने पास में, सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप है अपने पास, ठीक है। कंपनी, अच्छा उससे पहले एलएलपी भी है क्या, एलएलपी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और क्या होती है, कंपनी भी होती है, ठीक है। और कुछ भी हो सकती है क्या इसके अलावा, एचयूएफ हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग आपके पास क्या है, टाइप्स है। इसमें से आपको जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट लगता है आप वो ऑप्शन क्या कर सकते हो, ओपन मतलब सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो ऑप्शन लिखे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो ये बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप में फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर तो 5-6 लोग होते हैं क्या, ओनर्स। सोल मतलब क्या होता है, सिंगल, एंड प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, ओनर। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, सिंगल ओनर, ठीक है। हाई रिस्क
और मतलब एक ऐसा फीचर जो हमेशा आएगा ही आएगा। प्रॉफिट अर्निंग होगी क्या नहीं होगी? बिजनेस है तो प्रॉफिट अर्निंग तो होगी। तो प्रॉफिट अर्निंग किसको होगी? आपको, पड़ोसी को, भाई को, दोस्त को? खुद को ही होगी। तो प्रॉफिट भी, अच्छा इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं क्या हम, या प्रॉफिट आपका खुद का ही रहेगा? तो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी। प्रॉफिट तो होगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट तो होगा, पर प्रॉफिट शेयरिंग होगी क्या? प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे ओनर कितने हैं? 20-25 है, एक ही है, एक ही है। तो प्रॉफिट शेयरिंग का केस तो वहीं पर ही क्या हो जाता है? ओवर हो जाता है। अच्छा अब एक बात बताओ, जो प्रॉफिट में आप शेयर नहीं कर रहे हो, अकेला पर्सन है, उसको लॉस हो गया, तो वो अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा है, भाई मुझे लॉस हो गया, तो फ्रेंड लात नहीं मारेगा? प्रॉफिट के केस में तो तू चला गया था मुंह छुपा के कि मैं प्रॉफिट नहीं दूंगा। लॉस के केस में आया है मुंह उठा के मुझसे लॉस मांगने, क्या वो लॉस के केस में शेयर करेगा? जब आप प्रॉफिट ही शेयर नहीं कर रहे हो तो वो लॉस के केस में भी आपसे शेयरिंग नहीं करेगा। तो ना तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ना ही आपकी लॉसेस में कोई शेयरिंग होगी। ठीक है, और फीचर डिसीजन मेकिंग, पहले तो ये बताओ किसके पास है डिसीजन मेकिंग पावर? ओनर के पास, और सिर्फ ओनर के पास। क्या आप किसी से पूछने की रिक्वायरमेंट है? अच्छा पूछना चाहो तो पूछ लो, वो ऑप्शन है, पर मैंडेटरी है क्या किसी और से पूछो ही पूछो? नहीं, मत पूछो, क्या दिक्कत है? तो डिसीजन वाली पावर आपके खुद के पास में होगी, और इसीलिए आपके डिसीजंस क्विक होंगे क्या नहीं होंगे? खुद को ही सोचना है, खुद को ही काम करना है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर भूल रहे हो तुम। चलो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल मतलब पैसा, फंडिंग कहाँ से आएगी आपके पास? फंडिंग कहाँ से आएगी? चोरी करके लाओगे? कर लो। खुद के पास हो सकता है, तुमने कंपनी का पढ़ा होगा, डेट और इक्विटी पढ़ा है। अब यहाँ पे तो अपन ये सारे वर्ड्स नहीं यूज करेंगे ना। तो कैपिटल कैसे आएगा? या तो आपका खुद का पैसा, खुद का पैसा है मतलब खुद की सेविंग्स लगा दो। ठीक है, कम पड़ रही है तो क्या करो? लोन ले लो। अच्छा आप किसी पर्सन के पास जाके बोल सकते हो तू मेरी प्रोप्राइटरशिप में इन्वेस्टमेंट कर, बोल सकते हो क्या? इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, क्योंकि सिंगल ओनर है ना, तो पैसा आपका खुद का होगा। तो अगर कोई पर्सन आके कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर तो हम कर नहीं सकते, तो ओनरशिप तो आपकी खुद की ही रहेगी। इसका मतलब पैसा लेना है तो या तो खुद का लगाओ, नहीं तो किसी और का पैसा है तो वो लोन ही माना जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लोन लिया है तो लोन को पे करने की भी बारी आएगी। ठीक है, मान लो मैंने एक अपनी जो शॉप ओपन करी है, उसमें मैंने सेविंग्स तो लगाई थी लेट्स से 50,000 रुपीज़ की, और मैंने लोन लिया था कितने का? 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब इस केस में मान लो मुझे लॉस हो गया, तो अब मुझे लॉस खुद को ही बेयर करना है, और लोन का रीपेमेंट भी करना है नहीं करना है? अच्छा लोन हमारे लिए क्या है? असेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। लोन अगर आप लेते हो तो आपके लिए क्या हो जाती है? अच्छा एक और चीज़, असेट और लायबिलिटी भी हैं सारे, आपके होंगे पड़ोसी के होंगे, जितने भी असेट और लायबिलिटीज़ हैं वो सब भी उस पर्सन के खुद के ही होंगे। अच्छा आपको लॉसेस हो गए, अभी लोन जो है उसका रीपेमेंट करने के लिए बैंक वाले आ गए कि तुम्हारे लॉसेस हो रहे, तुम्हारी जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, चलो लाओ हमारे पैसे वापस करो। तो अब ये पर्सन के तो लॉस हुए थे, इसके लॉसेस हुए, तो इसने यहाँ पे क्या बोला कि यार मेरे जितने लॉस हो गया है तो मैं अपने बिजनेस से, मतलब अब बंद कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस से जितनी रिकवरी हुई है ना असेट वगैरह को बेच के, वो रिकवरी सिर्फ और सिर्फ हुई है 1 लाख रुपए की। रिकवरी कितने की हुई है? 1 लाख रुपए की। तो वो बैंक वालों को क्या बोल रहा है कि तुम 1 लाख रुपए ये लो, बाकी लॉस मैं बेयर कर लूंगा, मेरा तो हुआ ही है, ठीक है, बाकी रिकवरी कितने की हुई है सारा सामान वामान बेच के? 1 लाख रुपए की। और मेरे पास जो बिजनेस से पहला प्रॉफिट आया था वो सब कुछ मिलाकर कितना मिला है? 1 लाख रुपए। बैंक वाले क्या करेंगे? खुश होकर चल जाएंगे, चलो 1 लाख तो मिला, कितनी अच्छी किस्मत है हमारी। बैंक वाले आपसे पूरे पैसे लेंगे पर पैसा है नहीं आपके पास। घर बार बेच देंगे क्या? बिल्कुल बेच देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी लायबिलिटी कैसी होती है?
अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब बैंक वालों को कोई मतलब है क्या कि आप यहाँ पे कैसे पेमेंट करो? बिजनेस से कर सकते हो तो कर दो, बिजनेस से नहीं कर सकते तो रिमेनिंग 1 लाख बैंक वाले छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। रिमेनिंग 1 लाख बैंक वाले आपके घर से रिकवर करेंगे, चाहे वो आपका मतलब ज्वेलरी वगैरह कोई पड़ी हुई है वो बिकवा दें, या कोई असेट है वो बेचने के लिए बोल दें, तो कैसे भी करके वो सारे के सारे चीज़ें आपकी बेच के, चाहे पर्सनल असेट ही क्यों नहीं हो, उसको बेच के अपने लोन की क्या करेंगे? रिकवरी। इसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है? ये अनलिमिटेड वाला, ये एक डिसएडवांटेज है। तो ये सारे किसके फीचर्स हो गए? सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, अब अगर डेथ वगैरह हो जाती है तो नॉर्मली तो क्या होता है यहाँ पे इस केस में? आपकी प्रोप्राइटरशिप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है। पर अभी आप क्या करना चाहते हो? अपना बिजनेस किसी और को, मतलब आप खुद को हटना ही पड़ेगा पूरा, एक तरीके से खुद को हटना ही पड़ेगा। खुद हट गए तो फिर कोई और सिंगल पर्सन आके चला सकता है, इस तरीके से। तो ये अपना पूरा क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन क्या था? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम क्यों ओपन करते हैं? अगर हमें लगता है कि हमसे खुद से अकेले से काम नहीं हो रहा है, या फिर हमारे खुद के पास इतना फंड नहीं है और हमें लोन वगैरह भी इतना नहीं मिल रहा, तो 2 लोग होंगे या 4 लोग होंगे तो फिर आप बेटर तरीके से बिजनेस को रन कर पाओगे। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कम से कम मिनिमम कितने लोग चाहिए आपको? मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए, और उन दोनों को हम लोग पार्टनर्स बोल सकते हैं ना। क्या ये दोनों के दोनों लोग ओनर्स हैं या नहीं है, या एक एम्प्लॉई है? दोनों ही ओनर्स हैं। पार्टनर्स है मतलब ये दोनों ही क्या होंगे? यहाँ पे ओनर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग होगा, नहीं होगा? हो जाएगा। लॉस भी शेयरिंग हो जाएगा। अब जो यहाँ पे आप क्या लोगे? डिसीजंस, अब वो दोनों मिलकर लोगे, है ना। कैपिटल दोनों लगाओगे, अब सेविंग्स दोनों की लगेंगी, लोन भी ले सकते हो पर कैपिटल भी दोनों लगाओगे। और असेट लाइबिलिटीज भी दोनों की मिला के होंगी। लाइबिलिटी कैसी होगी? लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड? दोनों की अनलिमिटेड। श्योर हो? बाकी लोग श्योर नहीं लग रहे। श्योर है? नहीं तो कैसी होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी होगी पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। चलो एग्जाम्पल सुनो, सेम ही एग्जाम्पल को करते हैं अपन कंटिन्यू। कितने की लाइबिलिटी है? 2 लाख की। मान लो अभी आप पार्टनर हो, एक पार्टनर है मिस्टर ए और एक पार्टनर कौन है? मिस्टर बी, ठीक है। आपने आपके बिजनेस में कितने का लोन लिया है? आपने आपके बिजनेस में 2 लाख का लोन लिया, ठीक है। अब ए और बी पार्टनर्स हैं। ए ने तो ट्रस्ट करके बी को अपना क्या बनाया? पार्टनर। पर बी एकदम नीच आदमी था। जैसे ही उसको लगा कि ए 2 दिन की छुट्टी पे गया है, उसने क्या काम करना स्टार्ट किया? सारे के सारे जो अकाउंट्स थे ना, मैनिपुलेट करना चालू कर दिया उसको, और जितना भी कैश वगैरह था वो अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसका प्लान था मैं भागूंगा, तो उसने क्या किया? जितने भी पैसे वैसे थे, प्रॉफिट वगैरह था, कैश वगैरह पड़ा हुआ था, वो सब उसने उठाया और ए के आने से पहले सब लेके भाग गया। थोड़ा बहुत एहसान करने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के चला गया, किसके पास में? ए के पास में। अब ए बेचारा छुट्टी मना के आया कि ठीक है चलो अब काम पे जाते हैं। काम पे गया तो क्या देख रहा है वो? कस्टमर तो है नहीं, चूहे कुतर रहे हैं इधर उधर, झटका ही लगेगा उसको। अब ए को क्या लगा? शिट, पहले मेरी प्रोप्राइटरशिप नहीं चली, पार्टनर को लेके आया मैं ढूंढ के, वो भी गया बीता निकला। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? लॉस वगैरह हो गया, अगेन उसको पार्टनरशिप भी बंद करनी पड़ेगी और बैंक वाले भाग भाग के आएंगे। लाओ भाई। तो ए बैंक वालों को ऐसे बोल सकता है कि पिछली बार तुम लेके गए थे ना मेरे घर का टीवी, फ्रिज, अब मेरे पास कुछ नहीं है। जो भी मतलब असेट आप घर से लेके गए थे, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। बोल के तो बताओ बैंक वालों को, ऐसा मानेंगे क्या? वो नहीं मानेंगे। तो वो ढूंढ ढांड के कैसे भी करके, या तो क्या बोलेंगे? घर बिकवाओ, कुछ भी बोल सकते हैं, आपका कोई सा भी पर्सनल असेट वो ले सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये बात पता थी यार, बैंक वाले तो ना नहीं मानेंगे। तो ए ने क्या बोला? ठीक है 2 लाख का लोन लिया है ना, तुम्हें 1 लाख चाहिए ना। बिजनेस का जो वो बेचारा नहीं, बेकार आदमी छोड़ कर गया है, जितना बचा कुचा लेट्स से वो छोड़ कर गया है 20,000 का, तो ये तो ठीक है, बिजनेस से आ गया। बाकी 80,000 रुपीज़ तुम्हें
मैं अपने घर से कैसे भी करके लेकर आया हूँ, ये लो 1 लाख रुपए और चलते बनो। बैंक वाले चले जाएंगे क्या या नहीं जाएंगे? बैंक वाले जाएंगे या नहीं जाएंगे बताओ? अच्छा, ऑनलाइन वाले भी आंसर कर सकते हैं। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो अपने घर से ले आया ना 80,000 रुपीज। क्या चले जाएंगे मतलब बी के पास जाएंगे क्या? ए क्या बोल रहा है? अच्छा, बैंक वाले, आपको क्या लग रहा होगा बैंक वाले क्या बोलेंगे? लोन तो भाई 2 लाख का है ना, तो ए क्या बोलेगा? 2 पार्टनर है ना, इक्वल शेयरिंग है ना, 1 लाख का लोन मैंने दे दिया, 1 लाख की ड्यूटी तो बी की बनती है, उसको ढूंढो, उसको पकड़ो, मारो पीटो, जो भी करना है करो, 1 लाख वो देगा। भाग गया वो, तो बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? हाँ वो तो भाग गया। ये क्या बोल रहा है? मैंने भगाया है क्या? खुद भागा है, जिसके साथ भागा है वो तुम ढूंढो, तुम करो केस उसके ऊपर। मैं भी करूंगा ही, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी करो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए की लाइबिलिटी कितनी आएगी? 80,000, 20,000, 1 लाख या 2 लाख? 2 लाख आएगी या 1 लाख? अच्छा, 80 और 20 तो छोड़ दें, या तो 1 आएगी या तो 2 आएगी, सिंपल है। 1 या 2? 1, 2। डेफिशिएंसी किसको? तो मतलब आंसर क्या आएगा, ए या बी? मतलब 1 लाख, 2 लाख? हाँ, 1 लाख तो दे दिया ना आपने, मतलब मेरा टोटल पूछ रही हूँ मैं कि टोटल कितना पेमेंट करोगे बैंक को? 1 लाख भी तो पे करोगे ही ना। 1 लाख पहले थोड़ी दे दिया आपने, 1 लाख भी अभी दे रहे हो, तो 1 लाख तो दोगे ही दोगे। चलो और कितना दोगे बता दो। 1 लाख आपका शेयर है, ये समझ में आया ना? 1 लाख तो आपको देने ही देने हैं। मेरा क्वेश्चन ये कि 1 लाख और दोगे या 1 लाख देके काम खत्म? मतलब टोटल कितना हो गया, 2 लाख या 1 लाख? टोटल 2 लैक्स। एक खुद का एक उसका भी आप ही दे रहे हो, क्या हो गया? दे दो, इन सब की फीस आप दोगे। हाँ हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है कैसे कि आपको देना पड़ेगा? अच्छा, मतलब तुम्हें कहना चाह रहे हो बुक में पढ़ा है? हाँ, देना पड़ता है क्या? बाकी सब क्या कह रहे हैं? देना पड़ता है, मतलब 2 लाख देना पड़ेगा, रीजन दो। तो ऐसा क्यों? एक के साथ तो कितना गलत नहीं हो रहा बेचारा। एक तो वो सदमे में है कि वो भाग गया, दूसरी बात पैसा लेके भाग गया, तीसरी बात आपके घर से 80,000 रुपए जा रहे हैं, और बिजनेस बंद हुआ 16 लाख, तो नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। 4 सदमे पहले से और 5वां सदमा बैंक और दे रहा है, 1 लाख रुपए और लाओ। बेचारा अगले दिन तो डिप्रेशन की गोलियां खाएगा। बैंक की हेडेक नहीं है, तुम गोली खाओ, तुम सुसाइड करो। बैंक को तो अपने पूरे के पूरे पैसे चाहिए, मतलब बैंक आपसे पूरी रिकवरी करेगा 2 लाख रुपीस की, और इसका रीजन होता है जो तुम्हें बोलना चाहिए था, म्यूचुअल एजेंसी। कुछ याद आया? नहीं आया? नहीं आया? तुम पहली बार पार्टनरशिप पढ़ रहे हो? तुम्हारे थी इंटर में, और ये पार्टनरशिप 11 से आती है, तो तुमने नाम सुना है पहले? बाकियों ने नहीं सुना? सुना है बस? हाँ बिल्कुल। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है वन पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड वाइस वर्सा, वन फॉर ऑल फॉर वन। याद आया? तो तुम वो लाइन रट के गए हो, ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। ये तो हाँ मुंडी लाई सबने। हाँ ये था वन फॉर ऑल फॉर वन। इसका मतलब हर एक पार्टनर सामने वाले सारे पार्टनर्स के लिए एजेंट भी है, और हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है। तो इस सब का मतलब अल्टीमेटली ये होता है, गलती एक पार्टनर की है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे पार्टनर बच जाएंगे। बाकी सारे पार्टनर भी पेमेंट करेंगे क्या? बिल्कुल, मतलब वो भी गलती बेयर करेंगे क्या? हाँ। तो यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो होती ही है, और साथ के साथ म्यूचुअल एजेंसी भी, तो खुद की तो गलती बेयर करनी है और सामने वाले की भी करनी है। फिर आप बैंक को दे दो 2 लाख रुपए, अब तुम्हें बी के ऊपर केस करना है, करते रहो, तो बी से आप रिकवरी कर सकते हो, बाद में वो ए को मिल जाएगा।
ठीक है, ये अपना क्या हो गया, पार्टनरशिप। अब बहुत दिक्कतें नहीं आ गई क्या? पहली बात तो लायबिलिटी अनलिमिटेड, और दूसरी बात म्यूचुअल एजेंसी। तो हम ऐसे किसी पार्टनर पे कैसे ट्रस्ट करें कि वो ऐसा काम नहीं करेगा? तो रखनी तो हमें पार्टनरशिप है, पर अगर आपको ये फीचर्स, डिसएडवांटेजेस बेसिकली नहीं चाहिए, तो थर्ड अपने पास क्या ऑप्शन है? थर्ड अपने पास ऑप्शन है LLP। क्या ऑप्शन है? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पे आपकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? लिमिटेड, नाम में लिखा हुआ है लिमिटेड हो जाएगी। मतलब अभी आप पेमेंट जो करोगे वो 20,000 का पेमेंट होगा या 80 मिला के 1 लाख का पेमेंट होगा? ओनली 20। जितना रिकवरी हो रही है कहाँ से? बिजनेस से। घर से कुछ लाना है? घर से कुछ भी नहीं लाना है। ये क्या हो गई अपनी लिमिटेड लायबिलिटी। और दूसरी बात, क्या यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे अगर एक पार्टनर की गलती है तो बस वो अपनी गलती के लिए लायबल होगा। मतलब गलती बी की थी ना, तो क्या ए को उसका शेयर पे करने की जरूरत है? नहीं है। ए ओनली अपना शेयर पे करेगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है ना। अब आपका एक प्रोसेस होता है पूरा वाइंडिंग अप का प्रोसेस। तुमने नाम सुना होगा, कंपनीज एक्ट में आता है ये, और यहाँ पर भी आता है। और फिर एंड में होता है डिसोल्यूशन। और ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों हो रही है? बिकॉज अल्टीमेटली LLP जो है ना, वो भी क्या है? एक टाइप का कॉर्पोरेट ही है। और LLP भी एक क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। ये तुमने सब फीचर्स पढ़े होंगे कंपनी में। तब कंपनी जो है वो तो कंपनी है, LLP भी तो अपने आप में ये सारे फीचर्स कंटेन कर रही है। तो LLP को भी कंपनी बोल दोगे? LLP टाइप की कंपनी नहीं है। LLP कॉर्पोरेट में आती है। किसमें आती है LLP? कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट वाइडर टर्म हुआ या नहीं हुआ? कंपनी में तो ओनली कंपनी आएगी जो कंपनीज एक्ट वाली है, और कॉर्पोरेट में अगर हम बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वाला फीचर, आर्टिफिशियल पर्सन, ये वाला फीचर, और एक होता है बेसिकली अपने मेंबर से अलग एंटिटी तो हो ही गई, और एक्ट खुद की ले लो। मतलब आपके पास अपनी खुद की क्या होनी चाहिए? एक्ट। अगर हम बात करें, अच्छा ये दो फीचर्स हम डिटेल में बात कर लेंगे, पर अभी शॉर्ट में बता दो। सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट माने जाएंगे। ओनर, हाँ, अलग ट्रीट किया जाएगा। वेर एज जो आपकी कंपनी है, मतलब जो बिजनेस है बेसिकली, और उसको हम क्या करेंगे? एकदम अलग ट्रीट करेंगे। तो ओनर को अलग मानो, एज वेल एज जो बिजनेस है उसको अलग मानो। तो दोनों क्या हो गए? सेपरेट। तो जो आपका बिजनेस हो गया वो क्या हो गया? सेपरेट लीगल एंटिटी। और आर्टिफिशियल पर्सन है, हम उसको एक पर्सन, अलग पर्सन मान रहे हैं, पर क्या नेचुरल पर्सन बोल सकते हैं? नहीं। हाँ, तो वो आर्टिफिशियल है। और खुद की एक्ट है, कंपनी की अपनी खुद की एक्ट है क्या? कौन सी? कंपनीज एक्ट 2013, या प्रीवियस कंपनी लॉज भी हैं, ठीक है, 56 है, 13 है, 1913 उससे पहले। तो कंपनी की क्या होती है? अपनी खुद की लॉ होती है। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी क्या बोला? ये 3 फीचर है ना जहाँ पे मेनली, और भी होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉर्पोरेट। उसको हम क्या बोल देंगे? कॉर्पोरेट। और अगर आपकी एक्ट कौन सी है? कंपनीज एक्ट, तो वो क्या हो जाएगा? कंपनी। LLP है तो वो क्या हो जाएगी? LLP है तो वो कॉर्पोरेट में आ रही है, उसको कंपनी बोल सकते हैं क्या? इसका मतलब अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी अपनी खुद की एक्ट है और जो मेंबर से अलग है, क्या हम उसको कॉर्पोरेट बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। वेयर एज ये सेम फीचर्स आ रहे हैं, पर आपकी एक्ट कौन सी वाली है? कंपनीज एक्ट है, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? कंपनी। पर अल्टीमेटली होता आप कॉर्पोरेट ही, तो कॉर्पोरेट का टाइप क्या हो गया? कंपनी। सिमिलरली LLP कॉर्पोरेट तो है, पर उसका टाइप क्या हो गया? LLP। ठीक है। अपनी RBI है, RBI की अपनी खुद की एक्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, इसके अलावा सेबी का तुमने नाम सुना हो, जो अपनी कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, उसकी है। SBI जो बैंक है उसकी है। LIC, तो ये सब भी किस में आते हैं? ये सब आते हैं अपने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में।
ठीक है, खुद की एक्ट हो गई, खुद की एक्ट है और पब्लिक के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे LIC हो गया, RBI हो गया, SBI हो गया, ये सब सर्विसेज किसके लिए दे रहे हैं? पब्लिक के लिए। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। वेयर एज कंपनीज एक्ट में जो है ना कॉर्पोरेट, कंपनीज एक्ट वाले कॉर्पोरेट को हम क्या बोलेंगे? कंपनी। मतलब अल्टीमेटली कंपनी सिर्फ वही है जो किस एक्ट में आएगी? कंपनीज एक्ट में आएगी। जो कंपनीज एक्ट में नहीं आ रही है पर ये सारे फीचर्स आ रहे हैं, अपनी खुद की अलग एक्ट है पर कंपनीज एक्ट में नहीं आ रही, तो क्या वो कंपनी है? नहीं। क्या वो कॉर्पोरेट है? हाँ। तो कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी या कंपनी इंक्लूड्स कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी। सो इसका मतलब कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म वेयर एज कंपनी एक नैरो टर्म है। याद रहेगा क्या? तो हमें सिर्फ कंपनी वाली लॉ पढ़नी है या कॉर्पोरेट लॉ गिवन है? कॉर्पोरेट। पर अल्टीमेटली अपने कोर्स में जो इन डेप्थ है वो कंपनी लॉ ही है, क्योंकि 40 मार्क का तो कंपनी लॉ ही है अपने पास में। बाकी के 2 बचते हैं तो उसमें भी कंपनी पे तो एप्लीकेबल हो ही रहा है, क्योंकि कंपनी भी तो एक कॉर्पोरेट है, तो उस पर भी एप्लीकेबल हो रहा है, और बाकी जो रिमेनिंग कॉर्पोरेट्स हैं उस पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक क्लियर है क्यों कॉर्पोरेट लॉ को अलग रखा और क्यों कंपनीज एक्ट को अलग रखा, इस वजह से। तो अब कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट, बता सकते हो? सेम तो नहीं लिख के आओगे सेम है? सेम नहीं है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, तुमने लिखा कहाँ तक है? वो लॉ की वो लिख ली थी क्या, पार्लियामेंट और? चलो ठीक है, फिर कल ही लिखते हैं बाकी का। अच्छा, एक काम करना, ये तो ज़रूरत नहीं है, बट जो मैंने आज बताया है कंपनी और कॉर्पोरेट का, उसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख लेना। ठीक है, वो जो 3 फीचर्स हैं, या चाहो तो थोड़ी सी मेहनत करके गूगल भी कर सकते हो, बट नहीं करोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाइन में 2 लाइन में ईजी लैंग्वेज में लिख लेना उसको। देखो क्या बोला था, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, और ये मेन इंपॉर्टेंट खुद की अपनी एक्ट। और भी होते हैं बट मेन जो अपन बात करें ना वो ये वाली चीजें आ रही है। ठीक है, चलो कल से अपन प्रॉपर जो अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, कंपनीज एक्ट।